गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 37 है। प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं? इन बालकों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली बालक, उत्तर है प्रतिभाशाली बालक। इन्हें मेधावी बच्चे भी कहते हैं। मेधावी मीन्स यानी प्रतिभाशाली। इन बच्चों की उच्च बुद्धि होने के कारण इन्हें विशिष्ट बच्चों में रखा गया है। ये बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। इन बच्चों की अपनी एक विशेषता होती है जिसके कारण इन्हें अन्य बच्चों से अलग रखा जाता है। वह उसी के अनुरूप इन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रतिभाशाली बच्चों का अर्थ, जो बच्चा मानसिक आयु में अपनी वायु वर्ग के सभी बच्चों से अधिकता में होता है, उसे प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत रखा जाता है। यह बच्चा शारीरिक, संवेगात्मक आदि अन्य दृष्टियों से अन्य बच्चों से अलग होता है। यह बच्चा जो किसी भी बात को बड़ी जल्दी सीख लेता है और जल्दी नहीं भूलता, मेधावी बच्चा कहलाता है। अंतः बौद्धिक दृष्टि से जो बच्चे किसी नई बात को या नए ज्ञान की शीघ्रता से सीखने की क्षमता रखते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। इन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। टर्मन व ओर्डन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक गठन में, सामाजिक समायोजन में, व्यक्तित्व के लक्ष्यों, खेल की सूचनाओं व रुचियों में सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ होते हैं। गैजल ने भी 8 वर्ष के बच्चे का उल्लेख किया है जिसकी बुद्धि लब्धि का स्तर किसी युवक बुद्धि लब्धि के स्तर से अधिक पाया गया है। उसकी बुद्धि लब्धि 200 थी। W.V. काल्सनिक ने प्रतिभाशाली बालकों को इस प्रकार परिभाषित किया है। वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं। नंबर फर्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विशेषताएं में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। यह विभिन्नताएं कद, भार और समान शारीरिक विकास के रूप में होता है। नंबर सेकंड है, विशिष्ट बुद्धि वाले बच्चों में शारीरिक दोष भी बहुत कम होते हैं। नंबर थर्ड है, प्रतिभाशाली बालक के सामान्य बालकों की अपेक्षा 2 माह पूर्व दांत निकल आते हैं। इसी प्रकार वे सामान्य बालकों से 2 माह पहले चलना, फिरना और बोलना शुरू कर देते हैं। नंबर फोर्थ है, इनकी ज्ञानेंद्रियां प्रखर होती हैं। नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बालकों में किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। नंबर 2 है, संवेगात्मक विशेषताएं। नंबर 5, संवेगात्मक रूप से प्रतिभाशाली बालक स्थिर और समायोजित होते हैं। नंबर सेकंड है, प्रायः प्रसन्न रहते हैं और समस्याओं तथा कठिनाइयों की स्वतंत्रता से सामना करने को महत्व देते हैं या अधिक धैर्यवान होते हैं। नंबर 3, नए लोगों के साथ नए स्थानों पर नई स्थितियों में ये बालक शीघ्र ही समायोजन कर लेते हैं। नंबर 4 है, इनका चरित्र और व्यक्तित्व साधारणतः दूसरों से श्रेष्ठ होता है। नंबर 5 है, इस प्रकार के बालक सामाजिक दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं। नंबर 3 है, सामाजिक विशेषताएं। नंबर फर्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक हंसमुख और प्रसन्नचित्त रहते हैं। यह समान तौर पर अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय है। नंबर सेकंड है, ऐसे बालक अपनी आयु स्तर से अधिक आयु के स्तर वाले बालकों को मित्र बनाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन खेलना वह अपनी आयु स्तर के बालकों के साथ ही पसंद करेंगे। नंबर 3, ऐसे बालक घर, स्कूल तथा समुदाय के अन्य कार्यों को जिम्मेदारी
की जिम्मेदारी लेना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 4 है, इनमें नेतृत्व की विशेषताएं बहुत होती हैं। नंबर 5 है, सामाजिक समायोजन के दो पक्ष होते हैं, मिलने जुलने की योग्यता और सामाजिक रूप से लाभकारी बनने की योग्यता। नंबर 4 है, लिंग विशेषताएं। नंबर 1 है, लड़के एवं लड़कियों में कौन अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। इसका अभी तक संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। कई अध्ययनों में लड़कों की बुद्धिलब्ध IQ लड़कियों से अधिक पाई गई है। टर्मन 1925 643 विद्यालयों के बच्चों में 121 प्रतिभाशाली लड़के और केवल 100 प्रतिभाशाली लड़कियों को ही पहचान पाए। लेकिन नंबर 3, जेनकिंस 1936 की निग्रो जनसंख्या के अध्ययन में अधिक प्रतिभाशाली मिली। नंबर 5 है, शैक्षणिक उपलब्धि। नंबर 1 है, बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शैक्षिक उपलब्धि की बहुत महत्व देते हैं। नंबर 2 ऐसे बालक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। नंबर 3 है, प्रतिभाशाली बालक साहित्य, विज्ञान, व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में अध्यापक द्वारा श्रेष्ठ घोषित होते हैं। नंबर 4 है, ये बालक उन विषयों में अधिक श्रेष्ठता प्रदर्शित नहीं करते जिनका संबंध बुद्धि से ना हो, उदाहरण दुकान का कार्य, सिलाई, कला आदि। नंबर 5 है, उपलब्धि और बुद्धि का सह संबंध ऐसे बालकों में अत्यधिक मिलेगा। नंबर 6 है, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जीतने में भी प्रतिभाशाली बालक सबसे आगे रहते हैं, उदाहरण निबंध लेखन प्रतियोगिता, कक्षा का सम्मान आदि। नंबर 7 है, पढ़ाई लिखाई में अधिकतर साधारण बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। नंबर 8 है, अधिक पाठ्यक्रम को कम समय में समझने की क्षमता होती है। नंबर 6 है, सहगामी क्रियाएं। नंबर 1 है, प्रतिभाशाली बालक खेलों में बहुत रुचि लेते हैं और वे अपने से अधिक आयु के बच्चों में खेलना अधिक पसंद करते हैं। नंबर 2 है, प्रतिभाशाली बालक उन खेलों और क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनमें मानसिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है, प्रतिभाशाली बालक स्कूलों में जाने से अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं। व्यक्तिगत विशेषताएं। नंबर 1 है, प्रतिभाशाली बालक सहयोगी होते हैं, यह सुझावों को मानने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें हास्य विनोद का स्वभाव अधिक होता है। इनका सामाजिक समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसा प्रतिभावान बालकों को कक्षाओं में उनके सहपाठी अधिक पसंद करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की संवेगात्मक स्थिरता उनकी पौढ़ावस्था में भी निरंतर बनी रहती है। नंबर 8 है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रतिभाशाली बालकों की उत्तम होती है। प्रतिभाशाली बालकों के परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर समानता ऊपर होता है। नंबर 3 है, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि पौढ़ावस्था या युवावस्था की उपलब्धि में योगदान करती हैं, लेकिन अभी तक इनका अनुपात मालूम नहीं हो सका। प्रतिभाशाली बालकों के माता पिता सामान्य जनसंख्या से अधिक शिक्षित होते हैं। ऐसे बालकों के घर मोहल्ले या पड़ोसियों के घरों में श्रेष्ठ होते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के परिवार अधिक और उत्तम पुस्तकें, उपन्यास, पत्रिकाएं पढ़ते हैं और कम प्रभुत्ववादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों
की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? इन बालकों को पढ़ाते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक सामान्य बालक से भिन्न होता है तथा उसे उचित प्रयासों द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। बालकों को शिक्षित करने हेतु कुछ विशेष प्रावधान करना और कुछ विशेष सुविधाएं देना अनिवार्य है। ये प्रावधान और सुविधाएं अस्थि क्षति युक्त बालकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। समानता कुछ विशेष प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है उपचार सुविधाएं। अस्थि क्षति युक्त बालकों के उपचार हेतु सही प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें योग व कुशल चिकित्सक को समय समय पर दिखाना चाहिए। इस प्रकार के बालकों हेतु वित्तीय प्रबंध के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इनको समय समय पर चिकित्सालय में भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय से समय समय पर अनुपस्थित होना पड़ सकता है, अतः उपस्थिति संबंधी छूट उन्हें दी जानी चाहिए। इन अनुपस्थिति का प्रभाव उनके शैक्षिक ज्ञान, सीखना और उपलब्धि पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन बालकों के लिए सफलता के मापदंडों को सामान्य बालक के समान नहीं बनाने चाहिए। ऐसी स्थिति उनके सामाजिक विकास को ही नहीं, संवेगात्मक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नंबर 2, अध्यापक की भूमिका। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को पढ़ाने के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो उनकी मनोस्थिति को समझते हुए किसी ठोस प्रदर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करें बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें। ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक प्रत्येक विद्यालय में नियुक्त किए जाने चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापक को चाहिए कि वह अन्य अध्यापकों को इन विशिष्ट बालकों की आवश्यकता तथा शैक्षिक प्रावधानों से अवगत कराते रहें। गोष्ठी आदि का आयोजन कर विशिष्ट स्रोत अध्यापक शैक्षिक प्रावधानों से अवगत कराते रहें। गोष्ठी आदि का आयोजन कर विशिष्ट स्रोत अध्यापक सामान्य बालक हेतु नियुक्त अध्यापकों को अभिमुखी करके इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के शैक्षिक प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित करें। नंबर 3 है विशेष कक्षा। शारीरिक रूप से विकलांग कतिपय बालक सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसी विद्यालय में अलग अलग कक्षा में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते हैं। कभी इन्हें कुछ समय के लिए विशेष कक्षा में रखा जाता है। बाद में ये नियमित कक्षाओं में बैठकर अध्ययन करते हैं। जैसे एक अजीर्ण रोगी बालक का यदि उपचार हो जाता है तो वह नियमित कक्षाओं में बैठकर पढ़ सकता है। नंबर 4 है अतिरिक्त कक्षा। शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं के साथ साथ कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे अस्थि क्षतियुक्त बालकों के लिए स्कूल के उपरांत अथवा छुट्टियों के दिनों में भी थोड़े समय के लिए कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक बालकों की व्यक्तिगत, सामाजिक तथा संवेगात्मक समस्याओं का समझ कर उन्हें हल कर सकेगा। नंबर 5 है विशेष विद्यालय। जो बालक
शारीरिक रूप से अधिक अपंग होते हैं वे सामान्य कक्षाओं से बिल्कुल लाभान्वित नहीं हो पाते। विशेष कक्षाएं तथा अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाती। ऐसी स्थिति में विशेष विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इन बालकों को शिक्षित करने के लिए नहीं है। विशेष विद्यालय मुख्यतः विकलांग बालकों के लिए ही बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार के विशेष विद्यालयों में कुछ प्रमुख सुविधाओं की व्यवस्था करना जरूरी होता है जो निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है शारीरिक उपचार कक्ष होना चाहिए। यह चिकित्सक तथा आवश्यक दवाएं होनी चाहिए। नंबर सेकंड है बालकों की शारीरिक क्षतियुक्तता को ध्यान में रखते हुए व्यायामशाला होनी चाहिए जो बालकों का मनोरंजन करने साथ उनका उपचार भी हो सके। नंबर 3 है एक रोगी कार्यशाला होनी चाहिए जहाँ क्षतियुक्त बालकों की आवश्यकता अनुसार उपकरण बनते हैं जैसे विशेष जूते, गेलिस आदि। नंबर 4 है विद्यालय की इमारत का निर्माण बालक के अनुकूल ही करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर लकवे से पीड़ित बालक की कक्षाएं धरातल की मंजिल में ही होनी चाहिए। सीढ़ियाँ आदि अधिकतर अक्षम बालक नहीं चढ़ सकते। दरवाजे काफ़ी बड़े होने चाहिए जिससे पहियादार कुर्सी उनसे अंदर जा सके। एक कमरे में दूसरे कमरे में जाने के लिए सुविधाजनक दरवाजे आदि बनाए जाने चाहिए। अपंग बालकों की ज़रूरत के आधार पर ही कक्षा कक्ष की व्यवस्था करनी चाहिए। श्यामपट्ट, कुर्सी, मेज आदि का स्वरूप तथा ऊंचाई इन विषयों बालक के कद तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विश्राम कक्ष का होना बहुत जरूरी है। यह विभिन्न प्रकार की विकलांगता को ध्यान में रखकर कुर्सियाँ, मेज, बिस्तर तथा अन्य विश्राम उपकरण होने चाहिए। बालकों की आवश्यकता अनुसार छात्रावास होना चाहिए। बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी अध्यापक प्रशिक्षित तथा कुशल होने चाहिए। पाठ्यक्रम का अनुकूलन। शारीरिक रूप से अपंग बालकों हेतु पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। वह पाठ्यक्रम जो सामान्य बालक के लिए है एक अस्थि क्षतियुक्त बालक के लिए भी उपयुक्त होगा। ऐसा नहीं है कि चूंकि इन विशिष्ट बालकों के कुछ अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम में उन अंगों का समावेश नहीं होना चाहिए जिनके अध्ययन हेतु उन अंगों की आवश्यकता है। नंबर 7 था अभिवृत्ति परिवर्तन। हमारे समाज में अपंग बालकों को दया दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें दया योग, भार स्वरूप ध्यान योग का या मजाक का पात्र समझा जाता है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि वे हर प्रकार के तिरस्कार को सह लेते हैं। इस प्रकार की भावना विकलांग तथा रोगी बालकों में हीन भावना व निराशा उत्पन्न कर देती है। इसलिए जनमानस में व्याप्त इस अभिवृत्ति में बदलाव लाना चाहिए। जनमानस में परिवर्तन आने से उनका व्यवहार इन विशिष्ट बालकों के प्रति परिवर्तित होगा। इस परिवर्तित व्यवहार से विकलांग तथा बालकों की मानसिकता में सुखद परिवर्तन आएगा। नंबर 8 है प्रशासनिक परिवर्तन। शारीरिक रूप से अपंग और बीमार बालकों के लिए कतिपय प्रशासनिक बदलाव करना भी आवश्यक है। एक औपचारिक विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य बालक के अनुसार बनाई जाती है, परंतु इस व्यवस्था में परिस्थिति को देखते हुए कुछ बदलाव करना आवश्यक हो जाता है जो निम्न में से हैं। रोगी बालक को विश्राम की आवश्यकता होती है, अतः दिन में
निर्धारित घंटों की पढ़ाई में उसके लिए कुछ छूट दी जानी चाहिए। विकलांग अथवा रोगी बालकों को चिकित्सालय में भर्ती भी होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपस्थिति में छूट देना चाहिए। परीक्षाओं में उन्हें सामान्य बालकों को दिए समय से अधिक समय देने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान विश्राम भी करने देना चाहिए। सफलता के आधारों को सरल बनाना चाहिए। सफल अपंग बालक को यदि लिखने में कठिनाई होती है तो उसे एक लेखक प्रदान करना चाहिए।